नवीना कम हो गई है, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी अभी। 2-3 दिन से हमारी क्लास नहीं चल रही थी ना। देखिए ये जो पुस्तक है ना, छात्रों के लिए चिंतन, विस्मय, लघु समूह संभाषण से, छोटे छोटे समूहों में, ग्रुप्स में और संभाषण करने का, कार्यानुभव आदि, कार्य के अनुभव आदि बताने का, गतिविधियों करते प्राचुर्य अवसर होता, इन सब के लिए प्राचुर्य से, प्रचुरता से यानी कि बहुत अधिकता से अवसर प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक विकासाय विशिष्ट योगदानाय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण वो परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद। आप लोग एक काम करिएगा, ये गूगल पे सर्च करके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, इसके बारे में सर्च करिए, कब ये बना, इसके समिति में तो मतलब कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या चीजें, इसके बारे में आप लोग पूरा सर्च करके आप लोग ग्रुप में भेजिए। भाषा परामर्श दात्री समिति है, अध्यक्षा नाम प्रोफेसर नामवर सिंह महोदया नाम, संस्कृत पाठ्य पुस्तका नाम मुख्य परामर्शका नाम प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी महाभागा नाम। आप लोगों में से जो लोग पीजीटी का एग्जाम दिए हैं, दीक्षा जी, शालू जी, कृष्ण कुमारी जी, आप लोग जानते होंगे जो पीजीटी डीएसएसबी का एग्जाम दिया था, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का नाम कितनी बार आया, ठीक है ना, आप लोग सुने ना नाम? हाँ जी गुरु जी। दीक्षा जी? हाँ जी गुरु जी, आया था। हाँ, तो ये मुख्य परामर्शक थे जी सर, ये मुख्य परामर्शक है, परामर्शक करने वाले, ठीक है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति सदस्यानांच कृते हार्दिकीं कृतज्ञतां ज्ञापयाति। हाँ, तो यही है बात, जो पाठ्य पुस्तक निर्धारण समिति में जो किताब बनाने की समिति बनेगी ना, ऐसे एनसीईआरटी की बुक कोई एक अकेला लेखक नहीं लिखता कभी भी, इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी एक पूरी समिति बैठती है, अच्छे अच्छे विद्वान बैठते हैं, वो लोग हर चीज पे, बाल मनोविज्ञान या आपका इतने देर में ये पाठ पूरा हो पाएगा, उतने ही श्लोक चुनना है, बहुत सारी चीजों पर विचार करके वो लोग बुक बनाते हैं, ठीक है ना। और पुस्तक का हेलो सर, क्या क्या, राधा वल्लभ त्रिपाठी महाभागन, ये कौन है सर? ये पुस्तक निर्माण? ये आपके आधुनिक कवियों में भी गिने जाते हैं, और ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के आपके कुलपति रह चुके हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे विद्वान हैं। आधुनिक गद्य लेखन तो इनकी बहुत अच्छी प्रसिद्ध है, और डायरीज लिखने का इन्होंने ही परंपरा चालू की, और अभी आधुनिक के अंदर में इनकी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक निर्धारण समिति में सदस्य है, इनके लिए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। और पाठ्य पुस्तक विकास नैके विशेषज्ञानुभविना शिक्षकाश्च योगदानं कृतवन्तः तेषां संस्था प्रमुखान् संस्थाश्च प्रति धन्यवादो व्याह्रियते। जिन्हों मतलब बहुत से लोगों ने, बहुत से टीचर्स ने, बहुत से शिक्षा मनोविज्ञानियों ने, विशेषज्ञ ने अपने अपने अपना अपना योगदान दिया इस किताब को बनाने में, और उनके जो संस्था के प्रमुख हैं या संस्था के प्रति हमें धन्यवाद मैं मतलब व्याहृत कर रहा हूँ, ठीक है, व्याहृत करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से माध्यमिकोच्च शिक्षा विभागे प्रोफेसर मृणाल मिरी, प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे महोदयानाम् अध्यक्षे संघटिताया राष्ट्रीय पर्यवेक्षण समिते सदस्यान् प्रति तेषां बहुमूल्य योगदानाय वयं कृतज्ञ विशेषेण कृतज्ञाः। यहाँ पर भी कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ये बोल रहे हैं कि मानव संसाधन यानी कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा माध्यमिक शिक्षा जो होता है, माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इन दो प्रोफेसरों के अध्यक्षता में जो एक समिति बनाई गई थी, जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षण जो ऑब्जर्वर्स की समिति थी, उनके सदस्यों का भी बहुत योगदान रहा है, इसके लिए उनका भी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ते हुए चलते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए पाठ्य पुस्तक विकास क्रमे उन्नत स्तराय निरंतरं प्रयत्नशीला परिषदीयं
पुस्तकमिदं छात्राणां कृते उपयुक्ततरं कर्तु विशेषज्ञ अनुभवी भी अध्यापकैश्च प्रेषितानां सत्परामर्शानां सदैव स्वागतं विधास्यति। यही है, ये आपका इसमें पाठ्य पुस्तक के उन्नत स्तर के लिए निरंतर प्रयत्नशीला परिषद जो पाठ्य पुस्तक के छात्र के लिए यदि कोई उपयुक्त विशेषज्ञ अनुभव इत्यादि कुछ भी चीज परामर्श देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति जो है इसमें ये लोग हैं। हिंदी में देख ले थोड़ा सा, वैसे कुछ ऐसा खास नहीं है, ये पाठ्य आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब भूमिका देख लेते हैं, भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करें शुरू? किसी का कोई प्रश्न वगैरह तो नहीं है? संतोष जी आ रहा है समझ में? नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। गुरु जी आ रहा है समझ में, थोड़ा लेट ले पाई थी क्लास। ये कौन सी क्लास की बुक है सर? ये 9th क्लास की बुक। अच्छा 9th का है क्या? ठीक है, चलिए देखिए आप भूमिका हिंदी में ही है तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत विश्व की, अच्छा एक काम करिए, चलिए मैं ही पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसका साहित्यिक प्रभाव वैदिक युग से आज तक अबाध गति से चल रहा है। श्रद्धावश लोग इसे देववाणी तथा सुर भारती भी कहते हैं। यह अधिसंख्यक भारतीय भाषाओं की जननी तथा संपोषिका मानी जाती है। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रचित साहित्य का सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, पृथ्वी प्रेम, परोपकार, त्याग तथा सत्कर्म आदि भावनाओं के प्रसारण में अमूल्य योगदान है। संस्कृत का समकालीन साहित्य आधुनिक समस्याओं तथा मानव के संघर्षों को भी आत्मसात करता है, जिससे विश्व के अन्य साहित्य की तुलना में संस्कृत की संवेदनशीलता का न्यूनतर नहीं माना जा सकता है। मतलब जो संवेदनशीलता है ना हमारे यहाँ पर साहित्य में, तो वो जो है बहुत ज्यादा है, उसको कम नहीं माना जा सकता। प्राचीन काल में संस्कृत की रचनाएं हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा में सुरक्षित रही तो आज की संस्कृत कृतियों का वैज्ञानिक विकास तथा तकनीकी प्रगति के साथ समन्वय उन्हें अद्यतन बनाता है। यह गौरव का विषय है कि न्यूनतम 4000 वर्षों की संस्कृत साहित्य धारा में भारतीय समाज का प्रत्यंकन प्रायः प्रामाणिक रूप से होता रहा है, जहां भारतीय संस्कृति की समन्वय प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। संस्कृत को मात्र प्राचीनता के लिए ही नहीं पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अपितु अपने देश के बहुभाषिक परिदृश्य में संस्कृत की महत्ता राष्ट्र की एकता के लिए सर्वोपरि। अच्छा एक श्लोक है, देखिए प्राचीन बोला, प्राचीन के साथ में आधुनिकता का भी होना चाहिए। तो एक श्लोक है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवैत्यवद्यम संतः परीक्षान्यतर भजन्ति मूढ़ा पर प्रत्यय नेय बुद्धि। ये श्लोक कहाँ का है? बोलिए। बोलिए, कोई तो बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है लेकिन पता नहीं है कहाँ से है। नहीं पाई अच्छे से। कहाँ से है? एक बार नहीं पता गुरुजी। मैं 3-4 बार बता चुका हूँ ये बात। ये है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। गुरुजी एक बार दोबारा बोलोगे वो श्लोक? इसका नाम क्या है? पुराण मित्येव न साधु सर्वम। देखिए कोई चीज पुरानी है
इसी आप कहते हैं ये तो बहुत पुराने हजारों सालों से चलते हुए आ रहा है, तो क्या वो अच्छी ही है? हजारों सालों से चलते हुए आ रहा है, पर वो अच्छी ही है इसकी क्या गारंटी है? नहीं है। और नाचापि काव्यम नवैत्य बद्यम, हाँ, जो बोलते हैं कि नई चीज का मतलब क्या है? अब देखो नई टेक्नोलॉजी कोई आई तो वो बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये नई टेक्नोलॉजी जो आती है तो बहुत अच्छी होती है। कोई जरूरी है वो अच्छी होती? नहीं, अच्छी तो नहीं होती, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं संतः परीक्षान्य तरद भजंती, संत लोग जो होते हैं इस दोनों में परीक्षा करते हैं, पुरानी चीज को भी नई चीज को, और उन दोनों में से जो अच्छा लगता है वो ग्रहण करते। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? पर प्रत्ययने बुद्धि, पर प्रत्ययने बुद्धि का मतलब क्या होता है? दूसरा जैसे कर रहा है उसी के अनुसार वो कार्य करते। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हरिओम, आ रहा है आवाज? जी गुरुजी। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं पर संस्कृत के व्याकरण, संपत्ति तथा वाक्य रचना का व्यापक प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ा है। अन्य भाषाओं के समान आधुनिक संस्कृत भारतीय बहुभाषिकता का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार बहुभाषिक कक्षा में अन्य भाषाओं को सीखने में संस्कृत सहायक होती है, उसी प्रकार कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, का संस्कृत सीखने में उपयोग किया जा सकता है। पर अब यहां से हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है। ये सब चीजें आप जानते ही हो, इसीलिए मैंने बोला ना कुछ जो होगा यहीं से टॉपिक क्लियर होगा। प्राचीन साहित्य, संस्कृत साहित्य के दो रूप प्राप्त होते हैं, तो वैदिक तथा दूसरा लौकिक। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ आते हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संगीता कहा जाता है। इन संगीताओं में जिन मंत्रों का संकलन किया गया उनकी कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। ठीक है, आरण्यकों की रचना वनों में हुई। इनमें वैदिक कर्मकांड की प्रतीकात्मक व्याख्या, उपनिषदों में वैदिक ज्ञान का प्रौढ़तम रूप प्राप्त होता है, इसलिए इनके सिद्धांतों को वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उपनिषदों को हम क्या कहते हैं? वेदांत भी। वैदिक कर्मकांड की प्रतीकात्मक व्याख्या का क्या मतलब हुआ? प्रतीकात्मक व्याख्या, प्रतीकात्मक व्याख्या मतलब जैसे उसके प्रतीक बना करके जो व्याख्या की जाती है। जैसे आपका देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर में वही होता है, उसका कर्मकांड कर व्याख्या की जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं, हरि ओम सहस्रशीरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाता सबो मृग्वं सर्वतस्पृतिवात्यातिष्ठदशांगुलम् मां। ये पूरा एक मंत्र है। पुरुष सूक्त का है जी ये तो ना? क्या क्या? पुरुष सूक्त का है ना? हाँ बिल्कुल, पुरुष सूक्त का मंत्र। ठीक है, अब ये जो मंत्र है, ये मंत्र क्या है आपका कि इस मंत्र की जो व्याख्या है वो कहां मिलेगी? आपकी ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, ठीक है सर। और जो ये आपका वैदिक ज्ञान का प्रौढ़तम रूप कहां मिलता है? उपनिषदों में मिलता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। वैदिक साहित्य को सही संदर्भ में समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 हैं। हाँ, शिक्षा, उच्चारण विज्ञान, व्याकरण, पद विज्ञान, छंद, पद्यात्मक मंत्रों की छंद व्यवस्था, निरुक्त अर्थ विज्ञान, ज्योतिष, काल तथा खगोल विज्ञान, और कल्प जो होता है कर्मकांड तथा आचार का शास्त्र। ठीक है, ये लिखने की जरूरत है क्या सर? नहीं, आप लोगों को याद ही है ये सब चीजें। इनमें से प्रश्न आते हैं गुरुजी व्याकरण और निरुक्त से। हाँ बिल्कुल।
छह जो है ना, अब ये आपका षडंगानि वेदस्य आहु, मतलब 6 वेदांग कहे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणा, ये बोला गया है। और इसी में ही ना 6 वेदांगों में इनका बोला गया शिक्षा घाण है, कल्प व्याकरण मुख है, छंद पाद है, निरुक्त स्तोत्र है, ज्योतिष चक्षु है, और कल्प जो है आपका हस्त है। ये 6 वेदांग बोले गए हैं। ठीक है ना? आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हाँ, बाकी ये बहुत बार बताया हुआ है मेरे द्वारा, और हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। डीएसएसबी भी ये एग्जाम पूछता ही है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ आदि कवि वाल्मीकि के रामायण से हुआ, जिसमें आदर्श महापुरुष राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि काव्य भी कहा जाता है। प्रथम संस्कृत काव्य होने के अतिरिक्त रामायण परवर्ती संस्कृत कवियों के लिए प्रेरक उपजीव्य ग्रंथ है। इसमें कितने कांड है? 7 कांड है, और श्लोक कितने? 24,000। इसीलिए इसका एक नाम क्या पड़ता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, हरिओम। आ रहा है समझ में? हाँ जी गुरुजी। रामायण के अतिरिक्त महर्षि वेदव्यास रचित 1,00,000 श्लोकों का महाभारत भी कवियों और साहित्यकारों के लिए कथानक ग्रहण करने का आधार ग्रंथ है। इसमें कौरवों तथा पांडवों की कथा है। दोनों के बीच ऐसे युद्ध का वर्णन है जहां अन्याय पर न्याय की विजय दिखलाई गई है। यतो धर्मस् ततो जयः। इसमें 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्वों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम पूछा गया था, उसमें सबसे छोटा। हाँ बोलिए। पीएचडी के अंदर वो एंट्रेंस हुआ था ना जी, उसमें आया हुआ था महाभारत को मतलब सप्तशास्त्री से कहा गया है, ऐसा शायद में। क्या किसे कहा गया? सप्तशास्त्री आया था जी, सप्तशास्त्री किसे कहा गया है? हाँ, तो रामायण महाभारत ऐसे नाम आया हुआ था। हाँ बिल्कुल, ऐसे पूछे जाते ही हैं। ये तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता हो गया। अब इसमें 1,00,000 है, तो 1,00,000 को हम 100,000 लिख सकते हैं, इसलिए बोलते हैं सप्त सहस्री संहिता। ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ, इसमें कितने पर्व है? 18 पर्व, जिनके नाम मुख्य विषय वस्तु के आधार पर दिए गए हैं। महाभारत में भारतीय जीवन पद्धति के साथ पक्षों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि जो इसमें वर्णित है वही सर्वत्र साहित्य में पल्लवित है, किंतु जो इसमें प्रतिपादित नहीं वो अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये श्लोक है, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है। यद यद इह नास्ति यद इह अस्ति तद न अन्यत्र तद अन्यत्र जन न है तद न क्वचित। मतलब वो तो जो चीज यहां पर है वही चीज दूसरे जगह पर हो सकती है, जो चीज यहां पर नहीं है वो चीज कहीं पर भी नहीं हो सकती, तद न क्वचित। ठीक है, इसके लिए श्लोक दिया है जन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो भारत में नहीं वही भारत में है। नहीं सर, जो हाँ बोलिए। आपने थोड़ा सा गलत कह दिया शायद। नहीं बोलिए बोलिए, क्या बोला मैंने? आपने ऐसे कह दिया जो महाभारत में नहीं वो भारत में है, बाकी ऐसे था कि जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। हाँ बिल्कुल,
यन्न भारते तन्न भारते, यहाँ पर एक भारत का महाभारत अर्थ लिया है, दूसरे भारत का भारत अर्थ लिया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, जो भारत महाभारत में नहीं वह भारत में भी नहीं। भगवत गीता, अब भगवत गीता के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आज पीजीटी का पेपर देकर के आए तो उनके भगवत गीता पाठ्यक्रम में भी था, 2-3 प्रश्न भी आए थे। तो महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक अंश, जिसमें युद्ध से विरत अर्जुन का श्री कृष्ण के ने कर्म पथ के लिए उपदेश दिया थे, ठीक है। अब देखिए, रामायण तथा महाभारत के समान पुराणों का भी महत्व है। इनका विपुल साहित्य 18 पुराणों में विद्यमान है, 18 पुराण। इनमें प्राचीन भारत के जन जन के लिए सभी ज्ञात विषयों का संग्रह है। आरंभ में इनमें 5 मुख्य विषयों का प्रतिपादन करने का लक्ष्य है, तो ये है, देखिए। अब एक बात आप मुझे बताइए, अगर ये प्रश्न आता है, मान लीजिए सर्गश्च प्रतिसर्गश्च विषयो मनवंतराणि च वन डैश नु चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम या पुराणम डैश लक्षणम, तो आप एक बात बताइए, इस प्रकार का प्रश्न हो, या सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, इनके ऊपर में कोई प्रश्न हो, तो ये क्या आप मानोगे संस्कृत साहित्य में से है या एनसीईआरटी में से? एनसीईआरटी में से सर। एनसीईआरटी में से। और ये है किस चीज का? संस्कृत साहित्य का ही है ना, संस्कृत साहित्य हमारे आया था गुरुजी, अब पीजीटी में आया था। पुराणों के कितने लक्षण होते हैं, पुराण के कितने लक्षण हैं। बिल्कुल। और ये है किस चीज का? संस्कृत साहित्य के अंदर में आता है, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन संस्कृत साहित्य के अंदर में आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है। तो वही चीज है, इसमें से अगर यहां से हम पर्टिकुलरली उस चीजों को पढ़ते हैं तो हमारा वही चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। सर्ग कहते हैं जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग कहते हैं सृष्टि का प्रलय, वंश कहते हैं देवों तथा ऋषियों की वंशावली, मनवंतर कहते हैं विभिन्न युगों की घटनाओं का वर्णन, और वंशानुचरित कहते हैं प्रसिद्ध राजाओं की वंश परंपरा, ठीक है। यही है इनका मतलब। और सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। एक सेकंड रुक जाओ। क्या हुआ? इस श्लोक लिखना था, थोड़ा सा रह गया है। नीतू जी। जी सर। सही लग रही है क्लास? हाँ जी। अभी पिछले जो सर मैंने ये आज ही पढ़नी शुरू की थी, ये सारा आज ही पढ़ा था 9th क्लास का। यही चीज पढ़ा था? जी सर, यही पढ़ा था सारा, बिल्कुल, बुक है मेरे पास। हाँ देखिए। और दूसरी बात ये है, अब जो है ना, जो भी हमने 2-3 दिन बीच में गैप किया या नहीं ले पाए या कुछ भी समस्याएं, तो वो चीजें अब यहाँ कवर कर लेंगे हम लोग एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी हमने फोकस कर लिया। मेरा जो टारगेट है, इस महीने के अंदर मैं एनसीईआरटी खत्म करके, महीना भी नहीं लगेगा मुझे लगता है, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, एक एक दिन में 2-2, 3-3 पाठ भी करेंगे आराम से। 2 घंटे की क्लास होती है हमारी, आराम से, हाँ। और करके एनसीईआरटी बुक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर अब जो भी चीज बचेगा मॉक टेस्ट। अच्छा एक बात और, आपका मॉक सर फिर टेस्ट, इतना, सर ये खत्म करने के बाद इतना टाइम कैसे बचेगा सर, कि और भी हो जाएगा अगर 16 को 26 को पेपर है तो? देखिए 26 को पेपर का तो बहुत समय है हमारे पास, बहुत समय। ठीक है सर। 5 तारीख के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 5 को ना मेल का पेपर, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए शायद हो थोड़ा समय ना बचे। ठीक, चले अब आगे चलते हैं। एक बात मैं बताना रह गया कि 20 तारीख को आपका मॉक टेस्ट होगा, तैयार रहिएगा। एक और मॉक टेस्ट आपके लिए 20 को,
यार होगा इस बार पहले ही बता दिया जा रहा है, अभी भी बोल रहा हूं और मैं बाद में बोलता भी रहूंगा कि स्कोर आपको पता लग जाएगा जब भी आप सबमिट करोगे, उसके बाद स्कोर देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हो। सर कितने बजे होगा? वही टाइमिंग हमारी वही रहेगी, 5 से 6 पेपर, 8 से 10 डिस्कशन। ठीक है, अब आगे चल के पुराणों ने समस्त सांस्कृतिक पक्षों को आत्मसात कर लिया। इसी कारण इनमें भारतीय समाज का प्रतिबिंबन हाँ प्राप्त होता है। तीर्थ यात्रा के महत्व, पर्वतों, वनों, नदियों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन तथा सदाचार वर्णन के कारण पुराणों ने भारत की सांस्कृतिक एकता तथा नैतिक आचरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनके अनंतर संस्कृत साहित्य के विविध रूपों के प्रस्फुटन एवं विकास का काल है। एक और नाटकों के अनेक रूपों का इतिहास है, तो दूसरी ओर संस्कृत महाकाव्यों, लघु काव्यों, गद्य काव्यों तथा चंपू गद्य पद्य युक्त काव्यों की दीर्घ परंपरा है, जो आज तक अनवरत चल रही है। कुछ कवियों ने अनेक विधाओं में रचनाएं की, जैसे संस्कृत के सबसे बड़े कवि कालिदास ने महाकाव्यों 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंश और कुमार संभव, गीति काव्य, मेघदूत, ऋतु संहार तथा आपका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रम उर्वशी। अब देखिए इन्होंने गीति काव्य का प्रयोग किया, खंड काव्य का प्रयोग नहीं किया। वही जो हमारा कंफ्यूजन था ना जी गुरुजी। अब ये क्या फॉलो करेंगे, ये एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। अब हमारा बुक के अंदर में संस्कृत साहित्य का इतिहास ले लो या कहीं पे भी क्या लिखा होता है, खंड काव्य। खंड काव्य, तो खंड काव्य नहीं, गीति काव्य, ठीक। आपको ऐसा अन्य प्राचीन नाट्यकारों में 13 नाटक किसके मिलते हैं, भास के। शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, हर्ष के 3 नाटक मिलते हैं, भभूति के उत्तर रामचरित जैसे 3 नाटक मिलते हैं, भट्ट नारायण के वेणी संहार मिलते इत्यादि। अब एक काम करिए आप लोग, होमवर्क भी थोड़ा सा लेते रहिए। भास का 13 नाटकों के नाम, 13 नाटक के नाम भास के, ठीक है। जी सर। हाँ, और उसके बाद में इनके उपजीव्य ग्रंथ भी गुरुजी, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं? नहीं, उपजीव्य ग्रंथों से प्रश्न वैसे तो मुश्किल लगता है, पर आते हैं गुरुजी। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ आते हैं, पर यदि होगा तो आ जाएगा। अभी पाठ के अंदर में देखते हैं, यहाँ तो केवल नाम बता रखा है, यदि पाठ के बीच में होगा तब तो आएंगे, समझ रही बात। यहाँ तो 13 नाम भी नहीं लिखे हैं, तो फिर वो प्रश्न कैसे दे देगा, है ना। 13 नाटक हो गए, हर्ष के 3 नाटक, और उत्तर रामचरित जैसे भवभूति के भी 3 नाटक, ठीक है। अब देखिए कुछ नाटककारों ने प्रहसन आदि के द्वारा अपने युग के जनजीवन के विकृत पक्ष पर व्यंग्य पूर्वक दृष्टि डाली है। प्राचीन महाकवियों ने में अश्वघोष की रचना कौन कौन सी है, बुद्धचरित और सौंदर्यानंद। हम लोग पढ़ चुके थे अश्वघोष के बारे में, पढ़ चुके थे ना। शारिपुत्र प्रकरण भी था गुरुजी। हाँ, शारिपुत्र प्रकरण, बिल्कुल सही। भारवी का किरातार्जुनीयम, भट्टी का रावण वधम, इसे हम भट्टी काव्य भी बोलते हैं। माघ का शिशुपाल वध, क्षेवेंद्र का 5 महाकाव्यों के अतिरिक्त अनेक व्यंग्य काव्यों के लेखक कश्मीरी कवि श्रीहर्ष नैषधीय चरितम,
इत्यादि, बिलहन का विक्रमांक देवचरित, कलहन का राज तरंगिनी, ये सब पूछा गया, पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इन सब के नाम, राइटर, ये नोट करके एक जगह पर रख लीजिए। ठीक है, आपका पिछली बार 14 वाले पेपर बिलहन का राज तो विक्रमांक देवचरित के बारे में पूछा हुआ था। याद नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे चलते। गीति काव्य या लघु काव्यों के प्राचीन लेखकों में भर्तृहरि, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, अमरूक का अमरूक सप्तकम, जयदेव का गीत गोविंदम, जगन्नाथ का भामिनी विलास, एग्जाम में शायद पूछा हुआ है भामिनी विलास, कहीं पर पूछा हुआ है, इत्यादि प्रसिद्ध गद्य विधा में सुबंधु, वासवदत्ता का सुबंधु की वासवदत्ता, बाणभट्ट का हर्षचरित और कादंबरी, दंडी का 10 कुमार चरित, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय, ये बहुत प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार संस्कृत साहित्य की समीक्षा के विषय में भरत मुनि नाट्य शास्त्र के, भामह काव्यालंकार के, दंडी काव्यादर्श के, वामन काव्यालंकार सूत्र के, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक के, मम्मट काव्य प्रकाश के, विश्वनाथ साहित्य दर्पण के, जगन्नाथ रसगंगाधर के प्रभृति लेखकों की लंबी परंपरा उपलब्ध है। इसी प्रकार व्याकरण, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष इत्यादि शास्त्रों की स्वतंत्र एवं दीर्घ परंपरा चली है, जिसमें सहस्राधिक ग्रंथ संस्कृत के गौरव में वृद्धि को प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत संकलन, अब यहाँ पर संकलन के बारे में, तो ये जो नाम बताए गए ना, इन नाम और जो ग्रंथों के नाम है, इनको नोट कर लीजिए। आप कर रहे हो नोट? मीनाक्षी जी कर रहे हो नोट? हाँ जी सर, मैं लिख रही हूँ। हाँ लिख लीजिए। ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। स्मार्ट कर। अब देखिए, ये आपका प्रश्न बन सकता है। पाठ्यचर्या में निम्नलिखित 5 लक्ष्य रखे गए। कौन कौन से? भार मुक्त शिक्षा का कार्यक्रम, यानी कि जिसके ऊपर भार ना हो, ऐसी शिक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए। शिक्षा की आनंदप्रद अनुभूति के रूप में प्रस्तुति, जीवन के परिवेश में शिक्षा का घनिष्ठ संबंध होना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कंठाग्र करने की परंपरागत पद्धति से हटकर छात्रों को चिंतन के लिए प्रेरित करना। हाँ, ये सारे के सारे 5 जो है आपके एनसीएफ के अंदर में बताए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, शेम उसी प्रथमो भागा यह पाठ्यक्रम प्रणयन किया गया है। अब ये सेम उसी के बारे में बता रहे हैं, हो सकते हो। इस पुस्तक में क्या क्या है? इस पुस्तक में 12 पाठ है, 6 पाठ प्राचीन है तथा 6 पाठ आधुनिक रचनाओं में से। ठीक है, अब देखिए, संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों से लोह तुला, सुक्ति मौक्तिकम, जटायो शौर्यम, कल्पतरु, विद्या वांगमनः, प्राण स्वरूपम तथा प्रत्यभिगानम, ये पूरे के पूरे जो है प्राचीन पुस्तकों से लिए। आधुनिक क्या है? आधुनिक मौलिक रचनाओं में गोदोहनम, भारती वसंत गीति, भ्रांतो वाला और सिकता सेतु, ये जो है कुछ पाठ दिए हुए हैं, जिनको की मौलिक रचनाएं हैं ये। ठीक है, और ये सब आपके भारतीय वसंत गीति, हाँ, आपका भ्रांतो बाला, ये सब किसी ना किसी राइटर के द्वारा, जो राइटर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखिए,
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अब आपसे मान लीजिए पंचतंत्र के बारे में पूछ लिया, पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं, तो पंचतंत्र में तो पूरा पता लग रहा है 5 है, 4 ऑप्शन दे करके इनमें से कौन सा पंचतंत्र का तंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको पूछा जा सकता है क्योंकि यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पाठ्य सामग्री को यथासंभव मूल रूप में ही रखा गया है, किंतु छात्रों की सुविधा के लिए यत्र तत्र संपादित कर उन्हें सरल बनाने का प्रयास किया गया है। संस्कृत वाङ्मय के जिन ग्रंथों से सामग्री ली गई है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अब संक्षिप्त परिचय बता रहे हैं सभी ग्रंथों के बारे में, ये भी आपके पास में होना चाहिए। जैसे पंचतंत्र मतलब क्या है? संस्कृत सरल संस्कृत भाषा में नीति की शिक्षा देने वाले कथा ग्रंथों में पंचतंत्र का अत्यधिक प्रभाव है। इसमें विष्णु शर्मा, कौन है इसके लेखक? विष्णु शर्मा ने एक राजा के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 महीने में राजनीति और व्यवहार में कुशल बनाने के लिए कथाएं कही। इसका विभाजन 5 तंत्रों खंडों में है, जैसे कि पहला हो गया मित्रभेद, दूसरा हो गया मित्र संपाति, तीसरा हो गया काकोलुकीय, चौथा हो गया लब्ध प्रणासः और 5वां हो गया अपरिचित कारकम। ठीक है, ये 5 जो होते हैं, प्रत्येक खंड में से एक मुख्य कथा और उसके भीतर अवान्तर कथाओं को परस्पर ऐसा गूंथा गया है कि एक कथा के अंत में दूसरी कथा का संकेत हो जाता है। इसका स्वरूप गद्यात्मक, पद्यात्मक, सामान्य कथा गद्य में ही नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। समझ में आ रहा है प्यारे लाल जी? जी गुरुजी। कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर। उसके बाद मनुस्मृति। देखिए, मनु द्वारा प्रतिपादित प्राचीन भारतीय समाज को आचार संहिता का यह पद्यात्मक ग्रंथ 12 अध्यायों का है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नेट के एग्जाम तक में पूछा गया है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। ठीक है, लोग 18 कर देते हैं, लेकिन है इसमें कितने? 12 अध्याय। 12 अध्याय। इसमें प्राचीन भारतीय समाज के लिए पालन करने योग नियमों का व्यापक संकलन है। ठीक है, विदुर नीति। देखिए, विदुर नीति क्या है? महाभारत के किस पर्व से विदुर नीति? उद्योग पर्व से। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विदुर नीति किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से। कुरुवंशी विद्वान विदुर द्वारा किए गए उपदेशों का संग्रह है, जो भगवत गीता के समान स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। इसमें कितने